हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूँ भाई आपका मेंसुरेशन 2D में। और इसकी लगभग आपकी 3 या 4 क्लास हो चुकी हैं और अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। और हमने जो प्रोसेस फॉलो किया है वो हर एक क्वेश्चन में जो भी नया आपका 2D फिगर आएगा उसके बारे में सारी प्रॉपर्टीज हम करेंगे और फिर उस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका जो एडवांस मैथ लगभग आपका हर पेपर में आता है और इसमें बेसिक क्वेश्चन तो आपका हर पेपर में बन ही जाता है। ठीक है। रही आपकी सीजिल परी और आपके मेंस वगैरह की जो बात रहती है थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता। ठीक है। कंसेप्ट वही लगते हैं और जैसे आपका जितने भी 2D फिगर है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है, आपका रेगुलर हेक्सागन है, आपका रेगुलर ऑक्टागन है, जितने भी हैं आपके ये और इन सब के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो कोई भी पेपर का लेवल हो, फॉर्मूलाज आपके सब सेम रहते हैं। कई बार क्या कर दिया जाता है, 2-3 2D फिगर को कंबाइन कर दिया जाता है या उनके बीच में रिलेशन बना दिया जाता है, तो उससे क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की जाती है, बट वो बनता नहीं है, ये चीज याद रखो। ठीक है। चलिए, अब लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था वो थोड़ा सा सिमिलैरिटी पे बेस्ड है और सिमिलैरिटी जो है आपका वो ज्योमेट्री का पार्ट है, उसको ज्योमेट्री में थोड़ा डिटेल में करेंगे। बाकी उसकी जो प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है वो मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को हमें यूज करना है, वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है भाई। तो ये है आपका, ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ था कि दो समबाहु त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात है आपका 25 और 26 है और इनके शीर्ष लंब बेसिकली क्या होता है, इनकी हाइट होती है, इनके जो एल्टीट्यूड होते हैं उसको बोला जाता है आपका शीर्ष लंब। उनके शीर्ष लंबों का अनुपात आपसे पूछा था, तो मैंने बोला था जब भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स की लेंथ का जो रेशियो होता है, उन लेंथ का रेशियो हो गया, उनकी हाइट का रेशियो हो गया, उनके पेरीमीटर का रेशियो हो गया, उनके मीडियन का रेशियो हो गया, उनके इन रेडियस का रेशियो हो गया, उनके सर्कम रेडियस का रेशियो हो गया। इन सभी का जो रेशियो है, अगर इनमें से किसी का भी आप स्क्वायर कर देते हो तो उससे बेसिकली क्या निकल कर आ जाता है, उस ट्रायंगल की यहाँ से एरिया का रेशियो निकल कर आ जाता है। ठीक है। अगर आपको एरिया का रेशियो दे रखा हो तो अगर मैं एरिया के रेशियो को अंडर रूट कर देता हूँ या उसका स्क्वायर रूट कर देता हूँ तो वहां से इन सब का रेशियो आ जाता है, कोरस्पोंडिंग साइड्स की लेंथ का रेशियो आ जाता है, इनके पैरामीटर का रेशियो आ जाता है, दोनों ट्रायंगल के, दोनों ट्रायंगल की हाइट का रेशियो आ जाता है, दोनों ट्रायंगल की इन रेडियस का, दोनों ट्रायंगल की सर्कम रेडियस का, ये सारे रेशियो आपके निकल कर आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, जो एरिया का रेशियो आपको दे रखा हो इसका स्क्वायर रूट कर दो, आपका क्या आ जाएगा, उनकी जो हाइट है उनकी हाइट का रेशियो आ जाएगा, तो ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा सा आपका सिमिलैरिटी पे बेस्ड है, इसलिए मैंने आपको सिमिलैरिटी का थोड़ा सा रिवीजन कराया है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका सिमिलैरिटी पे ही जाएगा। ठीक है। जैसे बोला है, त्रिभुज एबीसी में जो बिंदु डी और ई है, भुजा ए बी और एसी के क्या है, मध्य बिंदु। ठीक है। देखो यार, इसके लिए सबसे पहले एक आपकी थ्योरम आती है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ट्रायंगल एबीसी अपने पास है और ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो हमेशा याद रखना कि इसकी जो आपकी लेंथ होगी वो किसके बराबर होती है, आपका बीसी का आधा होती है। ठीक है। इस वाली साइड का आधा होती है आपके डी की लेंथ बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम डीई बराबर होता है आपका बीसी और बाय आपका 2 होता है। ठीक है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम आपकी बोलती है। ठीक है। तो हमें बस इसी मिड पॉइंट थ्योरम का क्या करना है, यूज करना है। ठीक है। तो डी और ई बिंदु है, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, छायांकित भाग के पूरे छायांकित भाग पूरे क्षेत्रफल का त्रिभुज का कितना प्रतिशत है ये आपको निकालना है। ठीक है। देखो भाई, अब देख, छोटी सी बात समझना। सबसे पहली बात, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है उसके बारे में थोड़ा सा लिख लो आप, क्योंकि आपके बहुत काम आएगी। मिड पॉइंट थ्योरम बहुत काम की चीज है। ठीक है। तो इसको मैं लिखवा देता हूँ आपको, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ क्या क्या होती है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, स्पेशली बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये सपोज करो यहाँ पर इसके क्या है, मिड पॉइंट्स। ठीक है। ये आपका क्या है, ए है, और ये आपका क्या है, बी है, और ये आपका क्या है, सी है, और ये आपका क्या है, डी है, और ये आपका क्या है, ई। अगर ये इसके मध्य बिंदु है, अगर ये इसके मध्य बिंदु है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी जो आपका डीई होगा वो बेसिकली आपका क्या होगा, बीसी का आधा होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो आपका डीई है ये आपका पैरेलल क्या होगा, आपका बीसी होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम की दूसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई, ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, जो आपका ट्रायंगल ए डी ई होगा ये आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल एबीसी के, और अगर आपका सिमिलर होगा तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा
वो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स की लेंथ के रेशियो का स्क्वायर करके आएगा। ठीक है भाई, तो ये आपकी प्रॉपर्टी आ गई। इसके अलावा आपको पता है जब भी दो साइड आपस में पैरेलल होती हैं तो ये एंगल अगर आपका अल्फा होता है तो ये भी आपका अल्फा होता है, संगत को कोरस्पोंडिंग एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरस्पोंडिंग एंगल, संगत एंगल। ठीक है, उसी तरीके से ये एंगल आपका क्या होगा? बीटा होगा, और ये एंगल क्या होगा? आपका बीटा होगा, और ये एंगल क्या होगा? आपका थीटा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए उनके कोई भी दो एंगल आपस में बराबर होना जरूरी है, और कभी भी अगर कोई भी दो एंगल आपस में बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। उस केस में ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से इनका एरिया निकालना चाहूँ तो एरिया निकाल लूँ। इस ट्रायंगल का एरिया अगर मैं निकालना, सपोज करो इसकी जो लेंथ है अगर आपकी 2 है तो इसकी लेंथ आपकी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, यही होगा। हाफ है, आप 4 ले लो, 2 होगी, मतलब कुछ भी ले लो, 1:2 का आपका रेशो होगा हमेशा। पाई मिड पॉइंट थ्योरम यही है, डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई ई सी का मिड पॉइंट है, तो हमेशा याद रखना डी ई बी सी का हाफ होगा, डी ई पैरेलल टू बी सी होगा, ये सारे एंगल बराबर होंगे और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ ट्रायंगल ए डी ई, और नीचे आपका है ट्रायंगल ए बी सी पूरा, ऊपर वाले की जो कोरस्पोंडिंग साइड्स एक है। कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होती है? संगत भुजा कौन सी होती है? जो एंगल बराबर होता है ना, जो एंगल दोनों में बराबर होता है उसके जो सामने वाली साइड होती है वो उसकी संगत भुजा कहलाती है। तो संगत भुजा इसकी 1 है तो उसकी आपका 2 है। तो एरिया कैसे निकलेगा? इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स की लेंथ के रेशियो का स्क्वायर कर दो, एरिया 1/4 आ गया, तो इसका एरिया आपका 1 हो गया, तो टोटल 4 है, तो इसका मतलब इसका एरिया आपका 3 हो गया। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। तो इसने बोला है शेडेड रीजन का एरिया बताओ, तो शेडेड रीजन का एरिया आ तो गया, कितना एरिया? आपका 3 है, इसका एरिया आपका 1 है, इसका एरिया, और पूरे का आपका क्या है? 4 है। तो कितना हो जाएगा? अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो परसेंटेज में अगर मैं बात करता हूं तो एरिया होगा आपका 3 और बटे आपका 4 और इंटू आपका कितना होगा? 100 होगा। 4 से इसको काट देता हूँ और ये कितना आ गया आपका? 75%। इसका मतलब शेडेड पार्ट का जो आपका एरिया होगा वो पूरे बड़े ट्रायंगल का कितना होगा? आपका 75% होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बट क्वेश्चन करने के लिए जो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, जो थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, उसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, और मिड पॉइंट थ्योरम के ये तीनों रिजल्ट निकलते हैं कि डीई की लेंथ बीसी का आधा होती है, और डीई पैरेलल टू आपका बीसी होता है, और ट्रायंगल एडीई जो होता है वो सिमिलर होता है ट्रायंगल एबीसी के। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, अब सिमिलर हो गया तो कोरस्पोंडिंग साइड्स की लेंथ का जो रेशियो है उसी का स्क्वायर करके किसका रेशियो आ जाएगा? एरिया का आ जाएगा। तो एरिया का रेशियो आपका 1 और 4 का आ गया, टोटल एरिया 4 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें से अगर मैं उसको हटा देता हूँ तो 3 बचा, 3 4 का कितना परसेंट है? 75% है। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का जो परिमाप है वो 160 मीटर है तथा उसकी दो भुजाओं का जो अंतर है वो 48 मीटर। वर्ग की भुजा ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ये आपको बोला गया है। ठीक है, चलिए भाई कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको भी पता है कि पेरीमीटर किसके बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से पेरीमीटर की बात करता हूँ तो पेरीमीटर होता है आपका 2 इंटू आपका एल और प्लस आपका बी, और यही क्वेश्चन में आपको किसके बराबर दे रखा है? 160 के बराबर आपको दे रखा है। 2 से इसको मैं काट देता हूँ, 80 आ गया। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का जो आपका जोड़ है वो कितना है? आपका 80 है। क्वेश्चन में बोला गया है कि उसकी दो भुजाओं का अंतर 48 है। इसका मतलब एल माइनस आपका बी ये किसके बराबर है? आपका 48 के बराबर है। तो अगर मुझे एल की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ देता हूँ, 128 आ गया, तो एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? आपकी 64 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी 16 आ गई। ठीक है, यही होगा क्योंकि दोनों को जोड़ने से 80 आना चाहिए, एक 64 है दूसरी 16 आ गई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि उस वर्ग की भुजा निकालो जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, अगर मैं उसकी साइड मान लेता हूँ ए है, किसी भी वर्ग का जो एरिया होता है उसकी भुजा का स्क्वायर होता है। ए का स्क्वायर जो है आपका किसके बराबर है? 64 इंटू 16 के बराबर है। अगर मैं अंडर रूट करता हूँ तो 64 का 8 बार आएगा, 16 का 4 आएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8 इंटू आपका 4, तो ए कितना आ गया यहाँ से? आपका 32 मीटर। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? आपका 32 मीटर होगा। तो आयत का जो आपका क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा? आयत का क्षेत्रफल आपका 32 मीटर के बराबर होगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हाँ
ठीक है भाई, तो इस तरीके से 32 मीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अगर मैं बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस तरीके से है। इसको एक बार पढ़िए, मैं कराता हूँ आपको। ठीक है, इसको देखो एक बार जल्दी से। ठीक है, करो एक बार इस क्वेश्चन। चलिए भाई, तो ये है आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, बोला है कि दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंड पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का जो अंतर है वो आपका 32 सेंटीमीटर है। अगर बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, ये आपको बोला गया। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, और क्वेश्चन आप आसानी से वैसे कर सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको करना है तो। बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास है ना इस तरीके से दो स्क्वायर है, हमारे पास इस तरीके से दो स्क्वायर है, एक की भुजा कुछ है, एक की भुजा कुछ है। तो और इनका अंतर आपको 32 दे रखा है। ये कह रहा है कि बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करो यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अगर ये आपका ए है तो इसका मतलब बड़े वाला आपका ए प्लस आपका क्या है 2 है। ठीक है, यही होगा। अगर इसका एरिया होगा आपका ए प्लस 2 और इसका क्या होगा आपका स्क्वायर होगा, और इसका एरिया क्या होगा आपका ए का स्क्वायर होगा, और ये एरिया आपका किसके बराबर है 32 के बराबर है। यही मतलब है दो स्क्वायर हैं जिनकी भुजाएं अलग अलग हैं, एक की ए है एक की ए प्लस 2। इसका एरिया ए प्लस 2 उसका स्क्वायर होगा, इसका एरिया आपका ए का स्क्वायर होगा। इसका अंतर आपको कितना दे रखा है 32 दे रखा है। ठीक है, अब देखो दो तरीके हैं मेरे भाई क्वेश्चन करने के। एक तो तरीका है कि इसको पूरे को सोल्व करो, वो आप कर सकते हो। यहाँ पर ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो ओपन हो जाएगा और ये आपका कटेगा और आपका आंसर आ जाएगा, उससे कर लो। या फिर ऑप्शन से ऐसी एक ही वैल्यू पुट करो जिससे पुट करने से आपका डिफरेंस 32 आ जाए। जैसे मैंने ए प्लस 2 है, इसने बोला है बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करो, इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है बड़ी भुजा की दे रखी है, मतलब यहाँ पर ए प्लस 2 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो ए प्लस 2 की वैल्यू आपको रखनी होगी और फिर ये आपको रखना होगा। उससे भी आपका हो सकता है, बट उसमें हो सकता है कई बार आपकी चौथी ऑप्शन हो तो आपको चारों सेटिस्फाई करोगे, फोर्थ वाली पे आंसर आएगा। तो इससे बढ़िया तो हम पहले ही कर लेते हैं, इससे बढ़िया मैं पहले ही कर लेता हूँ। ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आपका 4 आ गया, प्लस में आपका 2 दूनी आपका 4 ए आ गया। ठीक है, ये आपका 4 ए आ गया और माइनस आपका ए का स्क्वायर आ गया और बराबर आपका कितना आ गया 32 आ गया। ए के स्क्वायर से आपका ए का स्क्वायर कट गया, 4 ए आपका यहाँ से कितना आ गया 28 आ गया, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी 7 आ गई। ठीक है, और इसने पूछा बड़े वाली भुजा, बड़े वाली भुजा अपनी ए प्लस आपका 2 है, तो इसका मतलब 7 प्लस आपका 2 हो गया, तो इसका मतलब 9 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। बोला है कि दो अलग अलग साइड पे स्क्वायर बने हुए हैं, उनकी भुजा में अंतर 2 का है और उनके एरिया का अंतर इतना है, तो दोनों का एरिया निकालो, उसका डिफरेंस कर दो, वो क्वेश्चन में आपको गिवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से 3 भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 6, 7 और आपका 8 है। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। प्रॉपर्टी क्या बोली थी, मान लो कि एक ट्रायंगल ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्या है सी। इसके अंदर मान लो कहीं भी कोई पॉइंट है। कौन सा ट्रायंगल है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं सभी कोण आपस में बराबर होते हैं और सभी मीडियन सभी मध्यिकाएं आपस में बराबर होती है। जितनी मीडियन होती हैं वही जो भी मीडियन होती है वही आपकी हाइट होती है। ठीक है, ये आपको ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई रखी है कि मान लो ये आपका P1 है, ये आपका P2 है और ये आपका क्या है P3 है, और इसकी साइड आपकी क्या है A, इसकी साइड आपका A है। तो बेसिकली याद रखना A की जो वैल्यू होगी 2 इंटू में यहाँ से P1 और प्लस आपका P2 और प्लस आपका क्या है P3 और डिवाइड बाय आपका क्या होगा √3 होगा। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए एरिया क्या होगा, एरिया हमेशा जो इसका एरिया आएगा, एरिया का भी फॉर्मूला लिख लेना। ये वाला देखो, अगर एरिया होता है तो स्क्वायर में होता है, एरिया अगर होता है तो स्क्वायर में होता है। तो एरिया के केस में क्या करना है, P1 P2 और P3 ये पहले दो गुना में है ना, अगर साइड निकालते हो इसी को पावर में कर दो, स्क्वायर कर दो, तो वो हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ये बन जाएगा आपका यहाँ से P1 और प्लस आपका P2 और प्लस आपका क्या है P3, इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। तो इसका मतलब एरिया क्या आएगा आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर साइड निकालनी है,
साइड निकालने के लिए फॉर्मूला ये होगा और एरिया के लिए फॉर्मूला आपका ये होगा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज है। यहाँ क्या पूछा है उस पर फोकस करना है। ट्रायंगल कौन सा है ये भी याद रखना, सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि कहीं भी अपनी मर्जी से फिट करने बैठ जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ये हो गया आपका। अगर मैं यहाँ से इसकी बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लंबों की लंबाई आपको दे रखी है, भुजा की भुजा ज्ञात करो, तो ये लग जाएगा आपका, यहाँ से ए आ जाएगा आपको, यहाँ से 2 इंटू में 7 प्लस आपका 6 और प्लस आपका 8, 8 और 6 14 और 7 आपका 21, और नीचे आपका क्या है √3 है, 21 दूनी आपका 42, 42 बटे में कितना आ गया आपका √3 आ गया, ठीक है। 42 और आपका √3 आ गया। एक काम कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसको क्या करते हैं, ठीक है भैया, आपका इतना आ गया। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं चाहता हूँ इसकी भुजा निकालना तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर देता हूँ, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दो, 14 3 आपका 42 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी साइड आपकी 14 √3 आनी चाहिए, ठीक है। इसकी जो आपकी साइड आनी चाहिए, साइड आनी चाहिए इसकी आपकी 14 √3, तो 14 √3 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और मुझे लगता है यही क्वेश्चन का आंसर दिया होगा इन्होंने, और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है सी, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई भी पॉइंट अगर आपका पी है और कोई भी पॉइंट किसी भी बिंदु से अगर तीनों भुजाओं पर लंब डाले जाते हैं और अगर आपको उन तीनों लंबों की लंबाई दे रखी हो तो भुजा इस तरीके से निकलेगी और एरिया इस तरीके से निकलेगा। ये चीज आप हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किसी कमरे को रंगने का जो खर्च है 120 है, 120 रुपए है। यदि चौड़ाई 4 मीटर कम होती है तो खर्च 20 कम हो जाता है, तो कमरे की चौड़ाई क्या है ये आपको निकालना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं इसको यूनिटरी मेथड से करता हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से अगर मैं क्वेश्चन करूंगा तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। तो देखो उससे कैसे करना है। देखिए भाई, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, तो देखो एक छोटी सी बात समझना, किसी कमरे को रंगने का खर्च 120 रुपये, यदि चौड़ाई 4 मीटर कम होती है तो खर्च 20 रुपये कम हो जाता है। इसका मतलब मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो कमरे की चौड़ाई मतलब कमरे की चौड़ाई का जो 4 मीटर भाग है वो किसके बराबर है, 20 रुपए के बराबर है। क्योंकि जैसे ही मैंने चौड़ाई कम की 4, उतना ही आपका 20 रुपए कम हो गए। जैसे ही 4 कम की 20 रुपए कम, फिर 4 कम करूंगा 20 रुपए कम, फिर 4 कम करूंगा 20 रुपए कम, तो इसका मतलब तो सब कम कम होता चला जाएगा। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो 20 रुपए की वैल्यू है वो किसकी है, 20 रुपए की वैल्यू क्वेश्चन में 4 मीटर दे रखी है। तो मुझे बस यही तो निकालना है कि 120 रुपए अगर आपका खर्च आ रहा है तो 120 रुपए की वैल्यू मीटर में कितनी है। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका मतलब जो आपका 20 रुपए है वो बेसिकली आपका किसके बराबर है, 4 मीटर के बराबर है। 20 रुपए आपका 4 मीटर के बराबर है। 1 रुपया किसके बराबर होगा आपका, 4/20 मीटर के बराबर 1 रुपया। और टोटल खर्च आपका 120 रुपए है, तो 120 रुपए आपका किसके बराबर होगा, इसको 120 से गुना कर दो, ठीक है। 20 का आपका 120 आ गया, 6 चौक आपका 24 आ गया, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा आपका 24 मीटर के। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 24 मीटर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और चलो भाई आगे चलते हैं। कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं हैं वो 10 सेंटीमीटर है और उनके बीच का जो कोण है 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यार बहुत सिंपल बात है, एक बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मैंने आपको बोला था कोई भी ट्रायंगल आपको दे रखो XYZ, मान लो ये आपका A, ये आपका B और ये आपका C, ठीक है। मैंने बोला था मान लो कि इस साइड आपकी B है और ये साइड आपकी क्या है C है, और बीच का एंगल क्या है आपका अल्फा है। तो इस ट्रायंगल का जो आपका एरिया होगा बेसिकली आपका 1/2 इंटू में आपका B और इंटू आपका C और इंटू क्या होगा आपका साइन अल्फा होगा, ठीक है। अगर कोई भी ट्रायंगल के अंदर देखो याद रखना, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो दो साइड कॉमन है उनका जो कॉमन वर्टेक्स है, इस साइड का और इस साइड का, ये जो शीर्ष है कॉमन है, इसका अगर आपको एंगल दे रखा हो, या आप बोल सकते हो दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल आपको दे रखा हो, तो ही आपका फॉर्मूला लगेगा। पता लगा यहाँ एंगल दे रखा है और ये साइड आपको दे रखी है और आप फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको करना है, ठीक है। चलो भाई, अगर मैं यहाँ से बात करूं
तो अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूँ तो अब क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ये आपका 10 है और ये आपका कितना है 10 है और ये कितना दे रखा है आपको 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो एरिया निकाल दूं। तो यहाँ से अगर मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया हो जाएगा आपका 1/2 इंटू में आपका 10 और इंटू आपका 10 और इंटू आपका साइन 45 डिग्री पे आपका कितना होता है 1/√2, 1/√2 आपका साइन 45 होता है। इसके लिए थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज भी आपको पता होनी चाहिए कि साइन 0 पे कितना होता है, 30 पे, 60 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे कितना होता है। बेसिकली साइन के बारे में ही पता होना चाहिए, तो साइन की वैल्यू आप याद कर लेना। ठीक है, साइन 45 पे आपका 1 बटा आपका √2 होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 2 पंजे आपका 10 आ गया, 50 बटे में आपका √2 आ जाएगा। क्या आंसर आ गया आपका 50 और बटे आपका √2 आ गया। अब आप कह रहे हो सर नहीं नहीं ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है, तो सिंपल सा तरीका है मेरे भाई, अगर नहीं है तो ऊपर नीचे आपने क्या कर रखा है √2 से गुना कर रखा है। √2 आपका 2 हो गया, ये आपका 25 पे कट गया। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका 25√2। तो ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, और आंसर मैच करके चलते हैं भाई और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूं और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए और ये किसी भी ट्रायंगल में लगेगा। विषम बाहु त्रिभुज मतलब स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, और यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका समबाहु त्रिभुज, या फिर आपका कोई भी ट्रायंगल हो, मतलब तीनों में से हर एक में लगेगा। बस कंडीशन क्या है, जो दो साइड दे रखी है उसका बीच वाला एंगल देना होना चाहिए, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि और व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। क्या आपको पता है वृत्त की परिधि क्या होती है, उसकी सरकमफ्रेंस 2πr होती है और उसकी जो रेडियस होती है r होती है, और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है, यही होता है क्वेश्चन में। तो बेसिकली मुझे बोला गया है कि जो आपका 2πr है, जो आपका 2πr है और माइनस जो आपका 2r है, वही किसके बराबर है आपका 30 के बराबर है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, r कॉमन आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो 2r कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आपका पाई 22 बटे आपका 7 और माइनस आपका 1 और बराबर कितना होगा आपका 30 होगा। ये आपका कटेगा यहाँ से 15 पे आ जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 22, आपका 22 में से 7 जाएगा आपका 15, तो r बराबर होगा आपका 15। और यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में 15/7 है, ये इस तरफ जाके आपका 7/15 हो जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपका 7 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 7 होगा। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। आपको वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अंतर दे रखा है। परिधि आपकी 2πr होगी, व्यास उसका 2r होगा, डिफरेंस इतना है, 2r कॉमन आ गया। पाई को 22/7 रख दो, यहाँ से इसको सोल्व करूंगा, 22 माइनस 7 बटे आपका 7 होगा, 15/7 आ गया, इस तरफ जाके आपका 7/15 बन गया, 15 से 15 कट गया, रेडियस आपकी 7 आ गई, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो 12 सेंटीमीटर है तथा शीर्ष लंब इसका 5 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की विपरीत शीर्ष से लंब दूरी ज्ञात करो। क्या है, ये आपसे पूछा गया है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज। ओके, देखो भाई सबसे पहले तो इसके बारे में भी जान लो। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज मेरे भाई जिसका कोई एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, और बाकी दो एंगल का जो सम होता है वो आपका क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसकी बात करता हूँ, सपोज करो ये आपका ए है, ये आपका क्या है बी है, और ये आपका क्या है सी है। ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री है, तो ये एंगल आपका कुछ भी हो सकता है। मान लो ये अल्फा है, तो ये आपका क्या है 90 माइनस अल्फा होगा, मतलब इन दोनों का सम क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, ये आपको बताना है। और यहाँ से तो ये आपका ये हो सकता है। इसके अलावा राइट एंगल ट्रायंगल एक और भी हो सकता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है आपका आइसोस्केलस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। जैसे आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। इसमें ये एंगल आपको दे देगा 90 डिग्री, बट ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर बोल देगा। उस केस में ये आपका 45 होगा, तो ये भी आपका क्या होगा 45 डिग्री, क्योंकि दो भुजाएं जो आपस में बराबर होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो ये दो त्रिभुज बनते हैं। ये सिर्फ समकोण त्रिभुज है। मान लो कि आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया, और ये आपका सी आ गया, और समकोण त्रिभुज के अंदर ही आपकी पाइथागोरस लगती है। और पाइथागोरस क्या बोलती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बराबर होगा आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये पाइथागोरस है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर अपॉन में होता है बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है,
सेम इसकी अगर मैं बात करता हूँ, अगर इसके सामने आपका x है तो इसके सामने भी आपका x होगा। अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये आपका √2x आएगा। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है भाई, ये चीज हमेशा याद रखना। ये होता है आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो आपका एक एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और बाकी दो का सम क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब बात आती है इसके पेरीमीटर की। अगर मैं यहाँ से इसके पेरीमीटर की बात करूं, इसके अगर पेरीमीटर की बात करता हूं तो इसका पेरीमीटर होता है आपका x प्लस आपका x और प्लस में आपका √2x होता है। इस पे क्वेश्चन आएंगे आगे चल के आपके, ठीक है। और अगर इसकी मैं बात करता हूं तो इसका जो आपका पेरीमीटर होता है, इसका पेरीमीटर आपका किसके बराबर होता है मेरे भाई, ये होता है आपका a प्लस बी और प्लस आपका c, ये आपका इतना होता है। और अगर कभी भी इसके एरिया की बात करता हूं तो किसी भी ट्रायंगल का आपको पता है, अगर परपेंडिकुलर हाइट पता हो तो 1/2 इंटू में आपका क्या होता है बेस होता है और इंटू में क्या होती है आपकी हाइट होती है। ये कौन सी हाइट होती है आपकी परपेंडिकुलर हाइट होती है। तो एरिया होता है आपका 1/2 इंटू आपका बेस इंटू आपका हाइट, और हाइट भी कौन सी परपेंडिकुलर हाइट, मतलब जो 90 डिग्री वाली बिल्कुल सीधी हाइट होती है उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर हाइट। तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है मेरे भाई। और क्या बोलूं इसके बारे में, अच्छा अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया दूसरी तरफ से भी निकाला जा सकता है, क्या आपको पता है। देखो यहां से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, अगर मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, सेम यहाँ पर अगर मैं इस पे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल आपका 90 हो गया। मान लो इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट आपकी h2 है, तो इस h1 और h2 की अगर वैल्यू आपको निकालनी हो तो कैसे निकलेगी। ट्रायंगल आपका सेम है, इस ट्रायंगल का एरिया मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, दूसरी तरफ से ये बेस हो गया और इसके लिए परपेंडिकुलर हाइट हो गया। तो फॉर्मूला जो एरिया का है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला, उसको दो बार लगाना पड़ेगा। एक बार इस परपेंडिकुलर इस बेस के साथ, एक बार इस परपेंडिकुलर और इस बेस के साथ। अब जब आपको पता है ट्रायंगल सेम है तो आपको पता है कि जो ट्रायंगल सेम है तो उस केस में जो एरिया होगा दोनों तरफ से इक्वल आएगा। तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ से एरिया को इक्वेट कर दोगे और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इस पिछले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इन्होंने बोला है किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और उसके शीर्ष लंब, मतलब उसकी हाइट कितनी है वो ये आपको दे रखी है, ठीक है। तो मान लो कि ये आपका ए है और ये आपका क्या है बी है और ये आपका क्या है सी है। बोला है इसने ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका 12 है तो इसका मतलब ये 5 है। अब मैं आपको बार बार बोलता हूँ पाइथागोरस लगा लो, नहीं तो आपको पता होगा 5, 12 और 13 आपका ट्रिपलेट होता है, तो ये आपका 13 आ जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस से। अब ये कह रहा है कि यहाँ से इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर हाइट अगर डाली गई है तो इसकी वैल्यू क्या होगी इस हाइट की, ठीक है। इस हाइट 1 की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने बोला दोनों तरफ से एरिया इक्वेट कर दो। 1/2 इंटू आपका बेस 5, सॉरी परपेंडिकुलर हाइट 5, बेस आपका 12 हो गया। इस तरफ से 1/2 बेस आपका 13 हो गया और हाइट आपकी क्या होगी जैसे h1 हो गई, ठीक है। 1/2 से 1/2 कट गया तो h1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपका 60 और बटे में आपकी कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। तो हाइट कितनी आ गई 60 बटे आपका 13 और यही बन जाएगी आपकी 13 चौके 52 और आपका ये वाला 60/13। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है, बेसिकली कुछ नहीं करना, दोनों तरफ से एरिया को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार मैदान में खींचे गए एक वर्ताकार पथ नहीं है ये आपका, ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन अराउंड द इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आपका वाइड इफ द पाथ ऑक्यूपाई इतना है। ये वर्ताकार नहीं है आपका, यहाँ से वर्ताकार तो आपका सर्कुलर हो जाएगा जो कि आपका नहीं है, क्वेश्चन में गलत है आपका यहाँ पे, ठीक है। 38 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार मैदान में खींचे गए पथ की चौड़ाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल आपका कितना है 600 मीटर आपका स्क्वायर है, ठीक है। का मतलब कुछ इस तरीके से आपका ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। कुछ इस तरीके से है आपका, ठीक है। और एक पाथ है यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ रन अराउंड द इनसाइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फीट, ये आपका 48 है, सॉरी 38 है।
अंदर की तरफ है ना, हाँ ये आपका 38 है तो ये भी आपका 38 होगा, तो इसका मतलब ये अगर आपका 32 है तो ये भी आपका कितना होगा, 32 होगा, ठीक है। और ये वाली विड्थ आपकी x है तो इस तरफ भी आपकी x होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली आपकी x है तो इसी तरीके से ये भी आपकी क्या होगी, x होगी, ठीक है। तो अगर मैं अंदर लंबाई की बात करूंगा तो x इस तरफ से कम हो गई, x आपका इस तरफ से कम हो गई, तो ये हो जाएगी आपकी 38 माइनस आपका 2x। इसी तरीके से चौड़ाई की मैं बात करूं, x इस तरफ से कम हो गई, x आपकी इस तरफ से कम हो गई, टोटल आपका 32 है, तो 32 माइनस हो गई आपकी 2x, ये आपका इतना आ रहा है, ठीक है। अब इसने बोला है इसका क्षेत्रफल, देखो इसका क्षेत्रफल अगर मैं निकालना चाहता हूं तो ऐसे निकलेगा, बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से हमें माइनस करना पड़ेगा किसका, इस वाले एरिया को, जो कि आपका 38 माइनस आपका 2x, और इंटू में क्या है आपका 32 और माइनस आपका 2x, और यही किसके बराबर है आपका 600 के बराबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, बट मुझे इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लग रहा है तो ऐसा कंसेप्ट हम नहीं लगाते, ठीक है। ऐसा कंसेप्ट मैं यहाँ से नहीं लगाता, मैं थोड़ा सा दूसरा कंसेप्ट सोचता हूँ। एक तो तरीका क्या है कि ये वाली वैल्यू हमने की, यहाँ पर इतना हमने इसको लिखा, और इतना लिखने के बाद मैंने क्या किया, रास्ते की चौड़ाई को ऑप्शन से उठाया और इसमें पुट किया, जो पुट करने से रेफरेंस 600 दे देगा, वही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो मुझे लग रहा है लेंथी तरीका है, इससे मैं इस क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा और कुछ सोचते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, उस पर हम बात करते हैं। इसको मिटा दो भाई, ये तो ऑप्शन से आप जा सकते हो, थोड़ा सा लेंथी जरूर है, आप जा जरूर सकते हो, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन को बना रहा है, तो ऐसे मत करो। आप ये देखो, ये यहाँ से आपका कितना है x, और ये यहाँ से आपका कितना है x, ठीक है। और इसको छोड़ो, ये आपका कितना है 38 है, तो ये भी आपका कितना 38 है, तो ये आपका कितना है 32 है, और ये कितना है आपका 32 है। कुछ इस तरीके से आपका ये x है, तो इस तरफ भी आपका क्या होगा, x होगा, और इस तरफ भी क्या होगा आपका x होगा, दोनों तरफ है आपका, है ना, ये भी आपका x है और ये भी आपका क्या है x है। तो देखो इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसका एरिया निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। आप एक काम करो, यहाँ से थोड़ा थोड़ा फोकस करना, जो मैं आपको बोलूँ, आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, और एक इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, दोनों का सेम आएगा, एक का निकाल के क्या करो, 2 से गुना कर दो, तो इसका एरिया कितना बनेगा, इसका एरिया होगा आपका, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका x हो गया और ये भी आपका x है, तो लंबाई आपकी 32 हो गई, चौड़ाई आपकी x हो गई, तो कितना हो गया 2 इंटू आपका 2 है ऐसे ऐसे 32, और इंटू आपका क्या हो गया x हो गया, ठीक है, प्लस में ये तो इसका आ गया। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, ये इसका लंबे लंबे वाला मैंने निकाल लिया, अब अंदर वाले का भी निकाल सकता हूँ मैं। अंदर वाले का अगर मैं निकालूंगा तो x इस तरफ से कम हो गया, x इस तरफ से, तो 38 माइनस आपका 2x होगा, ठीक है। ये लंबाई होगी, चौड़ाई आपकी x है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में आपका x हो गया, और इंटू में आपका 38 और माइनस आपका 2x हो गया, और ये बराबर किसके, आपका 600 के। कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से सोल्व कर लेता हूँ, तो सोल्व करूंगा तो भी ऑप्शन में आपको लेके ही जाना पड़ेगा भाई। ये आपका 64x आ गया, 32 दूनी 64 हो गया, प्लस में आपका 2x है, 2x आपका अंदर जाएगा, 38 दूनी आपका 76 होता है, ये आपका 76x आ गया, माइनस में आपका 4x का स्क्वायर आ गया, और बराबर आपका 600 आ गया, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो इसको इस तरफ ले चलते हैं, इस तरफ लेके जाऊंगा तो 4x का स्क्वायर आ गया, माइनस में आपका 12x आ गया, और प्लस में आपका 600 आ गया, और बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया, x का स्क्वायर आ गया, माइनस आपका x का स्क्वायर आ गया, ठीक है, और माइनस आपका 3x आ गया, प्लस आपका 150 आ गया, और बराबर आपका 0 आ गया, ठीक है, ये आपका इतना आ रहा है, ठीक। अब ऐसी कोई वैल्यू जहाँ से इसको अगर मैं सोल्व करूँ कि मल्टीप्लाई करने से तो आपका 150 आ जाए और प्लस माइनस करने से आपका 3 आ जाए, ऐसी कोई वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो ऐसी वैल्यू मुझे लग रहा है कोई पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने से 150 आए, तो 25 का 150 होगा, आपका 2 75 हो गया, 3 आपका 50 आएगा, 4 से नहीं बनेगा, 5 और आपका 30 होगा, 10 और 15 होगा, उसके बाद 12 और आपका 15, 12 और 15 हो सकता है, ठीक है, 15 दूनी आपका 30 होता है, और 15 दूनी 30, 0 15 एकम 15 3 आपका 18,
12 और 15 का मल्टीपल आपका आ सकता है, क्या आ सकता है, 12 और 15 आपका आ सकता है, ऑप्शन में इनमें से नहीं है। तो x की वैल्यू अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं बाय ऑप्शन जाना चाहता हूं, तो इन्होंने क्वेश्चन का आंसर 5 दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं भाई। फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर करेंगे तो आपका x का स्क्वायर हो गया और प्लस सॉरी माइनस आएगा आपका 15x, कितना आ गया माइनस आपका, क्योंकि पॉजिटिव बड़े वाली वैल्यू नेगेटिव चाहिए, आपका 15x और प्लस आपका 12x आ गया और प्लस में आपका 150 आ गया और बराबर क्या हो गया आपका 0 आ गया। x आपका कॉमन आ गया, x माइनस आपका 15 बचेगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो नहीं यार, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन, x की वैल्यू 5 तो नहीं आई। 32 दूनी 64x हो गया, प्लस में 38 दूनी 76x हो गया और 2x 4x का स्क्वायर हो गया 600 हो गया और 76 में से 64 जाएगा आपका 12 आ जाएगा, उस तरफ जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये x का स्क्वायर आ गया, 15 चौके आपका 60 आ गया, सही आ रहा है, ठीक है। x मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस आपका 15 आ गया, ठीक है, और यहाँ से माइनस आपका 12 आ गया, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है भैया। ये आपका x हो गया, ये आपका x है और ये आपका x है, पूरा एरिया आपका 32 माइनस एक्स होगा, वैसे ऐसे दो हैं, ये भी आ गया, यहाँ से 38 माइनस आपका 2x हो गया और इंटू आपका x हो गया, ठीक है, एक का एरिया आ गया, ऐसे ऐसे दो हैं, इतना हो गया, 6 4 2 हो गया, 12 हो गया, प्लस का 12 है, माइनस का इतना है, उस तरफ आपका क्या दे रखा है 600 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से 4x का स्क्वायर आपका 12 हो गया, 15 और आपका कितना आएगा, x से काटा है, 15 12 हो गया, 15 और 12 आपका नहीं नहीं नहीं, नहीं बन रहा यार, 150 थोड़ी है, 180 है मेरे भाई, 150 है यार, ये फैक्टर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है, 150 है आपका, सॉरी 600 है आपका यहाँ से, और अगर इसका मैं फैक्टर करना चाहता हूँ तो 150 बनाने के लिए 12 और 15 तो आपका नहीं आना चाहिए, और हम क्या तोड़ सकते हैं इसको, देखो यार, इसको मेरे हिसाब से ऑप्शन से करना ही ज़्यादा सही रहेगा, वैसे फिर भी एक बार कोशिश कर लेते हैं इसको बनाने की, और ये बिल्कुल सही किया है हमने। अगर मैं यहाँ से इसको तोड़ दूँ, यार कहीं इसका मतलब गड़बड़ है क्वेश्चन में, कोई ना कोई क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्योंकि मुझे लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चला जाएगा और उससे बात नहीं बननी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डाटा इन्होंने सही दिया है क्या यार, ये रेक्टेंगुलर है कि सर्कल है, ये नहीं समझ में आ रहा, ये रेक्टेंगल में है या सर्कल में है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर इसने इंग्लिश में, हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ है, वर्ताकार पथ की चौड़ाई लिखी हुई है, तो वर्ताकार तो नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अगर मैं चाहूं तो एक बार इसको ऑप्शन से पुट करके इसको चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन से अगर इसको हम करते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, और अगर मैं ऑप्शन से यही इसको पुट कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे आपका इतना आ गया, ठीक है, तो x को अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो 5 दूनी आपका 10 आ गया, 320 आ गया ये वाला आपका, प्लस में यहाँ से 2 इंटू आपका 5 आ गया, ठीक है, अंदर आपका कितना होगा, 38 में से 10 जाएगा आपका 28 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 28 आ गया, और बराबर आपका कितना है 600 है, ठीक है, तो 320 आ गया और प्लस आपका कितना आ गया 280 आ गया, और बराबर कितना आ रहा है आपका 600 आ रहा है, ठीक है, तो 300 ये आ रहा है भाई, 600 बराबर आपका 600 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आप यहाँ से इसी तरीके से करो यार, इसको बाय ऑप्शन ही करो, 5 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, 5 आपका आंसर आ रहा है, तो बाय ऑप्शन इसको यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, सीधी x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, सीधा x की वैल्यू पुट कर दो और उससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत इसमें गड़बड़ लग रही है वो एक बार मैं फिर से देखना चाह रहा हूँ इसको, 32 दूनी 64x, ओके शिट, हमने एक समझ आ गया भाई क्या गड़बड़ कर रहे थे, हम यहाँ पर एक गड़बड़ कर रहे हैं, वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं देखो, अब मेरे को समझ आया, हम डिफरेंस ले रहे हैं और जो कि सम आना चाहिए था, सही है भाई, सही होगा, गड़बड़ की हमने कैलकुलेशन में, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में, उसको देखो क्या मिस्टेक हमने की है, देखो ये आएगा आपका 64x, प्लस में आपका आएगा 76x, माइनस में आपका कितना आएगा 4x का स्क्वायर और बराबर आपका 600 आएगा, तो ये आपका बनेगा 4x का स्क्वायर, ठीक है, और ये देखो ये
ऐड होगा ना मेरे भाई, ये उस तरफ जाके नेगेटिव बनेगा। 6 और 4 10 हो गया, 6 7 13 और एक आपका 14 हो गया, 140 एक्स आ गया, और प्लस आपका 600 आ गया, और बराबर आपका 0 हो गया। तो यहाँ से एक्स का स्क्वायर आ गया, और यहाँ से माइनस का आपका 15 एक्स आ गया, और प्लस का आपका 150 आ गया, और बराबर आपका 0 भी आ गया। ठीक है, तो ये आ गया, और 10 और आपका इतना। अब इसको क्या कर दो, यहाँ से 15 और 10 ले लेते हैं यहाँ से। ये भी आपका है 150 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से 15 भी आना चाहिए। ठीक है, 10 × 5 भी नहीं कर सकते, 10 × 15 आपको करना पड़ेगा। 4 35 आएगा ये, 35 आएगा। ठीक है, माइनस का 35 आना चाहिए, और आपका इतना आना चाहिए। तो हम यहाँ पर गुना कर देते हैं किस किस को, 15 × 10 करेंगे तो भी आपका 25 आएगा। 4 × 3 = 12, 4 × 5 आपका 20 होगा, और 6 × 4 = 10, 7 6 13 और 14 हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया, और 4 3 12 आ गया, 4 5 20 इतना आ गया, 15 चौके आपका 60 आ गया, और ये आपका इतना आ गया। ठीक है भाई, और अगर इसको मैं यहाँ से करता हूँ, 25 × 150 होता है 35, फैक्टर नहीं बनना चाहिए, और 30 और 5 बना लेते हैं भाई। 30 और 5 हो जाएगा, फैक्टर हो रहा है, आराम से होगा भाई, आराम से फैक्टर होगा। आपका फैक्टर बनेगा यहाँ से आपका एक्स का स्क्वायर, माइनस आपका 30 एक्स, और माइनस आपका 5 एक्स, और प्लस आपका 150, और बराबर आपका 0। बन तो गया, बन गया भाई। एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस आपका 30 आएगा। ठीक है, यहाँ से -5 कॉमन ले लो, एक्स माइनस आपका क्या आएगा, 30 आएगा, और बराबर आपका 0 आ गया। एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक 5 आ रहा है एक्स का, एक्स की वैल्यू एक तो 5 आ रही है, और एक एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 30 आ रही है। ठीक है, देखो 30 तो मैं ले नहीं सकता, अगर मैंने 30 ले दिया तो मेरे भाई 30 इस तरफ से भी जाएगी, 30 इस तरफ से जाएगी, तो इतनी तो टोटल लंबाई ही नहीं है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू को आपको 5 लेना पड़ेगा, और इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा भाई। बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं। अरे पानी भी गया। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर, 72 मीटर, और क्या है आपकी 78 मीटर है। ठीक है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर, 72 मीटर, और आपकी 78 मीटर है। 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका 30 है, ये आपका 72 है, और ये आपका क्या है 78। इसको काटो, किसी से कुछ कट रहा है आपका, 3 से काट दूं, 6 से कट रहा है भाई, 6 से काट दो। 6 पंजे आपका 30 आ गया, 12 छिक आपका 72 आ गया, और 13 छिक आपका 78 आ गया। ओ, देखो भाई क्वेश्चन कितना आसान हो गया। जैसे ही मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ये जो ट्रिपलेट है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में आपका पॉसिबल होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया मेरे भाई आपका, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि ये बेसिकली क्या है आपका, पाइथागोरस फॉलो कर रहा है। अगर कोई भी ट्रायंगल पाइथागोरस फॉलो करता है, ये कंफर्म है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में इसको मान लेते हैं कि ये 30 है, तो ये आपका कितना है, 72 है। इसको 72, इसको 30 भी मान सकते हो। ऐसा मत मन में डाउट लेके आना कि सर आपने कैसे कंफर्म कर दिया 30 और 72 है। कुछ भी हो सकता है, वो 72 और 30 भी हो सकता है, 30 और 72 भी हो सकता है। उससे हमारे क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि एरिया निकालते टाइम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट किया जाता है। तो गुना करने में तो हम दोनों का यूज करने वाले हैं, तो दोनों गुना में ही आने वाले हैं, तो इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो भाई, कोई नहीं, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, और नहीं तो एक बार थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं इसको। हो जाता है कई बार, थोड़ा सा लाइट का ऐसा इश्यू आता है। ठीक है।
थोड़ा सा वेट करो यार, कई बार लाइट की वजह से हो जाती है दिक्कत थोड़ी सी, ठीक है। ये देखिए भाई, ये मैं हूँ और ये मेरे बच्चे हैं, ये ट्विंस हैं, ये बेटा है ये बेटी है, ठीक है। और कोई बात नहीं यार, इसी बहाने आप लोगों ने लाइट के बहाने बच्चों को देख लिया, ठीक है। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। वो वाकई में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों को गड़बड़ क्या रहती है कि वो इतना बड़ा डाटा देख के क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बट हमेशा कोशिश करना, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो एक बात याद जरूर करना मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आप ये चेक कर लेना कि यार कहीं इसमें ट्रिपलेट तो नहीं लग रहा है। अगर ट्रिपलेट लग रहा है तो आपको पता है क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, तो हमें ट्रिपलेट से ही क्वेश्चन को करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अच्छा ये आपका हो गया था, ये हो गया था, हम यहाँ पर आए हुए थे, ठीक है। यहाँ पर हम आए हुए थे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या था, आए हुए थे। तो अगर इसकी मैं बात करता हूँ यहाँ से, तो कितना आ गया आपका 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई। देखो ये आपका 30 हो गया, 72 हो गया, तो इसका मतलब ये आपका 78 हो गया। ये बोल रहा है कि अगर इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो इसकी हाइट कितनी होगी, ये वाली। तो कितना होगा, एरिया बराबर कर दूं 1/2 इंटू आपका 30 और इंटू आपका 72 बराबर होगा आपका 1/2 और इंटू में आपका हाइट होगा और इंटू क्या होगा आपका 78 होगा। ये आपका इतना आ जाएगा, 1/2 से आपका 1/2 कट गया, ठीक है। और कुछ काटेंगे इसको, इससे काटे 3 से काट दूं तो ये आपका 3 एकम 3 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी आपका 6 हो गया, 3 6 का आपका 18 हो गया, ठीक है। 13 का आपका 78 और नहीं कट रहा, और ये आपका कितने पे जाएगा, 5 पे चला जाएगा और ये आपका 13 पे चला जाएगा। और तो नहीं कट रहा यार, ये तो हाइट आपकी कितनी आ गई, शीर्ष लंब की लंबाई 72 सेंटीमीटर। ओहो हो, एक सेकंड एक सेकंड, 72 मीटर भुजा पर डाले गए लंब शीर्ष लंब का अनुपात। अरे गड़बड़ कर रहे हैं हम, इसने उल्टा बोल दिया आपकी बार, इसने आपसे कुछ और ही पूछ लिया, इसने आपसे कुछ और पूछ लिया। अब की बार इसने किसी दूसरी भुजा पे डलवा दी, किस पे डलवा दी, 72 वाले पे। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, एरिया ही तो इक्वेट करना है। अब की बार वो बेस बन गया, ठीक है। अब की बार आपका ये बेस बन गया, कह रहा है कि यहाँ परपेंडिकुलर हाइट डाल देता हूँ। ऐसे पॉसिबल नहीं है वैसे डालना, बट कह रहा है तो डाल दो भाई, ठीक है। एरिया हो गया आपका जैसे 72 हो गया, ये एरिया हो गया आपका 1/2 इंटू में आपका 30 और इंटू आपका 72 हो गया। अब की बार इसकी हाइट ये ले लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी और इंटू कितना हो गया आपका यहाँ से बेस आपका 72 आ गया, 72 से आपका 72 कट गया और इससे आपका ये कट गया, तो हाइट आपकी कितनी आ गई, 30 आ गई। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 30 मीटर होगा। वैसे क्वेश्चन इलॉजिकल है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इलॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि इस 72 पे खुद ये परपेंडिकुलर है, तो दूसरा परपेंडिकुलर तो वही आएगा ना मेरे भाई। तो इसका मतलब सीधा सीधा आंसर आपको यही आना था, तो इसको हमें ज्यादा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप आपको इतना दे रखा है। चलिए भाई ये क्वेश्चन है आपका, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो परिमाप है 4 रूट आपका 2 और प्लस में आपका क्या है 4 सेंटीमीटर है। गिव द पैरामीटर ऑफ राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आपको पता है अगर ये आपका ए है तो ये आपका क्या है बी है और ये आपका क्या है सी है और ये क्या है आपका 90 डिग्री है। बोला था अगर ये आपका एक्स है तो ये भी आपका एक्स होगा और ये कितना होगा आपका √2x होगा। पता है आपको ये बात। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का मतलब होता है, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो मेरे भाई यहाँ से क्या होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2x और प्लस में आपका जो √2x है वो बेसिकली क्वेश्चन में किसके बराबर है, आपका 4√2 और प्लस आपका 4 इसके बराबर है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वहां से 4 कॉमन ले लूं और यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन जैसे ही लूंगा, सॉरी 2 नहीं x कॉमन ले लो, कॉमन आ गया x और अंदर कितना बच गया आपका
2 प्लस आपका क्या हो गया √2 हो गया, और बराबर यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो ये कितना हो गया आपका √2 और प्लस आपका क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, यही आएगा। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ से √2 और कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका √2 कॉमन आ गया और √2x हो गया, अंदर बच गया आपका √2 और प्लस आपका 1 हो गया, और बराबर में आपका 4 इंटू में आपका √2 और प्लस आपका 1 हो गया, ये इससे कट गया। तो x की वैल्यू बेसिकली आपकी कितनी आ गई 4 अपॉन आपका √2 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपकी 4 अपॉन में आपका √2। तो x आ गया आपका 4 अपॉन में आपका √2। बोला है कर्ण की लंबाई बताओ, कर्ण आपका कितना मेरे भाई √2x है, तो √2 से गुना कर दो, तो √2x बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से 4 अपॉन में आपका √2 और इसको गुना कर दो अपना √2 से, तो √2 से गुना किया तो √2x आपका कितना आ गया 4 आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 4 होगा। ठीक है, तो क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर 4 होगा, और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कोशिश करनी है कि जो वैल्यू आपको यहाँ पर आई है सेम वैल्यू आपको यहाँ बनाने की कोशिश करनी है, और बन जाएगी। बस आपको इसी पे फोकस करना है कि ऐसा क्या कॉमन लिया जाए कि ये उस तरीके की जाके बन जाए। तो ये आपको हमेशा याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि किसी कमरे का जो फर्श है वो 100 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है। उस फर्श को कालीन से कवर करने पे जो खर्च आता है खर्च करें, जबकि 50 सेंटीमीटर ये जो है आपका इतना। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जब भी टोटल कॉस्ट आपको निकालनी होती है तो टोटल कॉस्ट दो तरीके से निकलती है। कैसे निकलती है, पहले आपको ये देखना होता है कि कॉस्ट किस टाइप से दे रखी है। अगर ये आपके पर मीटर के हिसाब से दे रखी है तो दे रखा है पर मीटर। अगर ये सिर्फ मीटर में दे रखी है तो ये कॉस्ट हमेशा उसकी टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई होती है। अगर ये कॉस्ट आपके मीटर स्क्वायर में दे रखी है तो ये कॉस्ट आपकी हमेशा एरिया से मल्टीप्लाई होती है। ये चीज आप हमेशा याद रखना। इसको कल कराऊंगा मैं आपको, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा कि कैसे के एरिया से गुना करते हैं, के लंबाई से गुना करते हैं, तो उस पर हमें बात करनी होगी। तो इसको हम कल करेंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ भाई जितना आज मैंने आपको कराया है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थोड़ा सा लाइट गई थी उसकी वजह से सॉरी, और हो जाता है कभी कभी टेक्निकल इशू। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट और क्लास करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।